गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से धातु अधातु चैप्टर के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने सीखा कि धातु किसे कहते हैं, धातु अधातु क्या होती है, धातु अधातु में क्या अंतर है, उनके भौतिक गुण क्या हैं और रासायनिक गुणों की शुरुआत हमने की थी। और वह की थी रासायनिक गुण में कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जिसमें हमने जाना था कि जो ऑक्सीजन से धातु में अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और यह भी जाना था कि सोडियम पोटासियम जैसी जो धातुएं हैं वह ऑक्सीजन से मतलब हवा में उसको रख देंगे तो उसमें आग लग जाती है, और जादूगर यही कमाल किया करते हैं। यह कोई कमाल नहीं है बल्कि यह साइंस है। वहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था उस चैप्टर में, वो था कि चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, भौतिक गुणों में एक होती है क्वथनांक और गलनांक। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वथनांक और गलनांक। यदि हम लोग ये बोलें, गलनांक को पिघलनांक भी बोल सकते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? गलनांक मतलब वह तापमान का वह अंक जिस पर कोई पदार्थ जो है वह पिघलना शुरू करता है या गलना शुरू करता है। तो जब उसको ठंडा किया जाएगा तभी तो गलेगा। तो कब गल सकता है? जब गर्म करेंगे तभी तो गलेगा, क्योंकि अधिकांश धातुएं जो हैं वो तो ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। तो उनको जब गर्म किया जाता है तो वह गलना शुरू करता है। तो गलेगा कब? जैसे मान लीजिए लोहा है, जनरली तो लोहा गलेगा नहीं, उसको बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करना पड़ेगा तब वह पिघल सकता है। तो धातुएं जो होती हैं उसका गलनांक मतलब पिघलने का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि ये उच्च होता है, मतलब हाई होता है। ठीक है, उच्च गलनांक होते हैं किसके? धातुओं के। ठीक है, उसी तरह क्वथनांक मतलब क्वथ, जैसे आपने सुना होगा कोई आयुर्वेद में कोई दवा के, जैसे ले लें नीम का पत्ता, कोई प्रॉब्लम हुआ या पेट में कृमि हुई कुछ हुआ तो बोलेंगे चिरौता का पत्ता या फिर नीम का पत्ता लीजिए और उसको खौलाइए बढ़िया से किसमें? पानी में, और उसका क्वाथ बना लीजिए और उसको कुल्ला करिए या पीजिए, कुछ बोलेगा। तो ये जो क्वाथ होता है मतलब पानी में उसको उबाला जाता है। तो जो कोई चीज़ है, पानी है, वो एक तापमान होता है जब वह उबलना शुरू करता है। तो वह पॉइंट, वह तापमान क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है वहाँ उसके लिए, पानी के लिए। लेकिन यहाँ तो लोहा सोना चांदी जैसी धातुएं हैं, तो इसको यह कितना जल्दी द्रव में बनेंगे, कितना इसको गर्म करना पड़ेगा? जाहिर है, स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इसलिए क्वथनांक जो है मतलब जो उबलनांक है इसको बोल सकते हैं कि कब यह द्रव बन करके भाप बनने लगेगा, है ना। तो ये भी इसका उच्च होता है, किसका? धातुओं का। लेकिन अपवाद है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? अपवाद में मतलब जिस पर नियम लागू नहीं होता है, जैसे सोडियम पोटासियम, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो धातुएं हैं उसको ये अपवाद है, इसका गलनांक कम होता है, मतलब बहुत जल्दी ये जल जाता है, आग लग जाती है, भाप बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह मरकरी को लें तो ये भी अपवाद है, क्योंकि ये पहले से गला हुआ रहता है। यदि कमरे में उसको कहीं पे रखें तो वह गला हुआ द्रव के ही रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव कितना डिग्री तापमान पर बनेगा? तो जनरली उच्च तापमान, बहुत ऊंचा तापमान में कोई जो है
धातु जो है वो गल करके द्रव बनेगा। उसी तरह जब द्रव बन जाएगा तो उसको और कितना तापमान देंगे कि वो फिर वो भाप बन जाए, तो वो भी उच्च होगा किसका, तो धातुओं का। लेकिन अपवाद में है कि सोडियम, पोटासियम, मरकरी, ये सब चीज़ें हैं, पारा, ये सब जो धातुएं हैं इनका गलनांक कम होता है, और जो उबलनांक मतलब कि क्वथनांक है वो भी इसका कम होता है इन धातुओं का, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों का, बाकी धातुओं का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। चलिए अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि आखिर क्वथनांक होता क्या है और क्यों उबलता है, क्या होता है उसमें, वो चीज़ आपको बाद में बताऊंगा। और एक चीज़ यहाँ मैंने बताया था आपको घनत्व के बारे में, कि जो धातुएं होती हैं उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या है ये एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा यह टॉपिक, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि घनत्व पढ़ना एक चीज़ है, समझना दूसरी चीज़ है। तो घनत्व की समझ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जीवन में कभी भूलें नहीं। उसी तरह क्वथनांक क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, इसकी समझ मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में धातुओं के। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब धातुएं करती हैं तो धातु की ऑक्साइड बनती है, और उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सोडियम का, एल्युमिनियम का, लोहे का, पोटासियम का, मैग्नीशियम का। फिर मैंने बताया था कि कैसे मैग्नीशियम जो है वह जो उसका फीता है वह सफ़ेद लाइट जैसा जलने लगता है और राख पैदा करता है, श्वेत सफ़ेद राख, और उसको परख नली में रखते हैं और पानी देते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर टेस्ट से, तो लाल लिटमस पेपर हमारा नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि जब ये दूसरा नंबर रासायनिक गुणधर्म में पहला जाना कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब आप एक सवाल यह भी करेंगे कि सर जी धातुओं को हम ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया क्यों कराएं, और फिर अभी मैं बताऊंगा कि आपको पानी से अभिक्रिया कराएं। बोलेंगे कि हाँ ऑक्सीजन से पानी से अभिक्रिया क्यों करा रहे हैं। तो अब जानते हैं हमारे चारों ओर जो हवा का आवरण है वह क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में जो चीज़ें हैं क्या हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है। तो जो ज़मीन पे, जो धरती पे वस्तुएं हैं तो पहले उन्हीं चीज़ों से ना कांटेक्ट करेंगी और अभिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, इसीलिए हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए ऑक्सीजन के बारे में हो गया। अब धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं, पानी से अभिक्रिया करती हैं, तो फिर क्या बनती हैं, तो यहाँ बनती हैं, देखिए दो चीज़, धातु की ऑक्साइड भी, और ये ऑक्साइड फिर आगे जा करके यही फिर बन जाता है धातु के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु के हाइड्रोक्साइड। अब बोलेंगे कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में क्या अंतर है। ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। और एक्स्ट्रा और क्या बनता है, और एक्स्ट्रा बनता है जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये तीर मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये गैस है। गैस जब भी कहीं भाप या गैस बनेगी तो वो क्या होगा कि हवा में ऊपर की तरफ उड़ेगी, जैसे कि धुआं होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे यदि हम लोग लें सोडियम, ठीक है, ये क्या है सोडियम, इसकी अभिक्रिया जल से हम लोग कराएं तो आप जानते हैं कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ये तो हवा में जलने लगती है यह धातु, और पानी में भी जलने लगती है, तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। ये साबुन बनाने के काम में आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है, निरमा बनाने के काम में आता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सोडियम हो गया धातु और उसका हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस हाइड्रोजन मुक्त होगा ये गैस, ठीक है।
तो यदि बराबर करना हो तो बराबर कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ 2 है और इधर 2 1 3 है, तो इसको बराबर कर दें, इसको 2 से गुना कर दें और तो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, और यहाँ 2 ही है जिसको फिर 2 से गुना, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया, सोडियम 2 और यहाँ 1, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, कर दिया। बस इसी तरीके से और भी होगा। कौन सा होगा? जो पोटेशियम है यह भी काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है। आप जानते हैं कि जल से तुरंत अभिक्रिया करता है ना। इसलिए इन लोगों को, किन लोगों को, इन धातुओं को, सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में नहीं रखा जाता है और पानी में भी नहीं रखा जाता है। सोडियम को तो किरासन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बनेगा पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और बस उसी तरह बैलेंस होगा, हो गया। यदि हम लोग इसमें लोहा को लें तो लोहा जैसी जो धातु है वह भी ये जल से अभिक्रिया करेगी, लेकिन जल जो है वो या तो गैस के रूप में होना चाहिए या नहीं तो फिर लोहा खूब गर्म होना चाहिए। लोहा खूब गर्म है तो पानी जो है वो खुद ब खुद गर्म हो जाएगा जब उस पर डालेंगे। तो कोई कढ़ाई हो या तावा हो, जब सब्जी बनती है, माँ बनाती है घर में कढ़ाई में, तो वो कितना गर्म होता है, या फिर तावा जिसमें रोटी बनती है माँ बनाती है इसमें काफ़ी गर्म होता है। तो उसमें यदि आप पानी का छिड़काव कर दें तो कैसे आवाज़ आती है, भप 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 आती है ना। इसके बाद कुछ गैसें निकलती हैं, तो वो गैस क्या निकलती है, वो तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो लोहा जो है यह बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कब अभिक्रिया करता है, जब इसको गर्म कर दें। गर्म पानी यदि डालें तो अभिक्रिया करता है थोड़ा आसानी से, लेकिन ऐसे रख देंगे तो देर से अभिक्रिया करेगा। जंग वगैरह, क्या आपने लोहे को 1 घंटे के लिए बाहर में रखा पानी में, तो क्या तुरंत जंग लग जाएगी? जंग लग जाएगा? नहीं, इतना जल्दी जंग नहीं लगेगा। तो जब ये अभिक्रिया करता है गर्म भाप वाला पानी के साथ, तो ये भी बनाता है Fe2O3, ठीक है, लोहा का ऑक्साइड बनाया। और यहाँ और भी कुछ बनता है, ठीक है। ये आगे जो है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बन जाता है, वो मैं ये ऊंचा लेवल का है। फिलहाल जाने कि लोहे का ऑक्साइड बनाता है और यहाँ कुछ पानी लटक भी जाता है जो कि जंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जंग, जिसको रस्टिंग बोलते हैं। और फिर इसमें हाइड्रोजन निकलता है, समझ गए। बस इसी तरह का ऊपर में और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे लोहा है वैसे एल्युमिनियम भी है। एल्युमिनियम को भी जब जल में से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन लोहा, एल्युमिनियम ये सब थोड़ा जल से कम अभिक्रिया करते हैं, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिस तरह सोडियम और पोटेशियम करते हैं, समझ गए। चलिए जानते हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा। जैसे ये बना सोडियम का हाइड्रोक्साइड, तो इसको टेस्ट करना हो तो लिटमस पेपर से कर लेंगे, जैसे कि हमने धातु के ऑक्साइड को किया। इसको टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। लाल लिटमस पेपर लाएंगे और उसमें डुबाएंगे और देखेंगे कि वह नीला हो गया, मतलब कि ये क्षारीय प्रकृति का है। तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं अपने प्रयोगशाला में, ठीक है। और अब एक चीज़ और टेस्ट करना है, ये हाइड्रोजन कैसे पता करें कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है, ये कैसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बताता हूँ आपको। आप ले लें एक परख नली, ठीक है, कांच की होती है परख नली, ठीक है। और यहाँ पे जल ले लें, ठीक है, क्या ले लें, जल। इसमें पानी ले लें और इसमें जिंक के टुकड़े डालें, जिंक के टुकड़े डालें, या फिर या फिर लोहा डालें और उसमें गर्म पानी, खूब गर्म पानी डालें, ठीक है, या फिर जिंक डालें या सोडियम डालें, जो भी आपको डालना है वो डालें। तो इसके बाद इसमें धातु डालें, यहाँ अभिक्रिया होगी और कुछ भाप के रूप में बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। अब एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर जलती हुई मोमबत्ती जो है इस भाप के पास ले आएं। इस भाप के पास जैसे ही माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती आप लाएंगे तो क्या होगा,
तो उससे आवाज़ आएगी पॉपअप की, बप 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 करेगा, मतलब तुरंत वो आग पकड़ेगा। तो होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। वो जो किरासन तेल है, पेट्रोल है, या फिर LPG जो है, वो CNG, इससे भी जल्दी आग पकड़ती है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जब हम आदर्श ईंधन की बात करते हैं तो आदर्श ईंधन में कई तरह की चीज़ें हैं, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं हो, जिसमें कोई राख नहीं बचता हो, अवशेष, ठीक है, जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा हो, मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को जलाएं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दे, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दे, तो उसमें हाइड्रोजन गैस आती है। तो हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये तरीका है हाइड्रोजन गैस को चेक करने का, कि जहाँ से वो गैस निकल रही है वहाँ यदि जलती तीली या मोमबत्ती जलती हुई लाएंगे तो उससे वो पॉपअप की आवाज़ आएगी, भप भप, और वो तुरंत आग पकड़ लेगा। समझ गए? तो ये था तरीका। एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन जो है वो मुक्त होता है, लेकिन 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 हाइड्रोजन सारे लोग मुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। यदि हम लोग कॉपर की अभिक्रिया जल से कराएं तो उतनी आसानी से नहीं होगा। समझ गए? यदि सोने की अभिक्रिया यदि हम लोग जल से कराएं तो नहीं होगा। यदि प्लेटिनम की अभिक्रिया हम लोग जल से कराएं तो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों में उतनी औकात नहीं, उतना दम नहीं, उतना पावर नहीं कि ये हाइड्रोजन को निकाल सके। अब बोलेंगे ऐसा कैसे? चलिए बताता हूँ। जिस तरह आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ बच्चे जो हैं मजबूत हैं, हर दिन उसी सीट पर बैठेंगे, ठीक है। यदि कोई दूसरा आ गया उस पर बैठ गया तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसको फिर हटा देगा, है ना। तो हाइड्रोजन जो तत्व है उससे कोई यदि कम ताकतवर है, कम अभिक्रियाशील है, तो वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है। जिस तरह किसी कमज़ोर को कोई ताकतवर ही हटा सकता है, किसी ताकतवर को कमज़ोर नहीं हटा सकता है। समझ गए? तो एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है उसका एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लें कि कौन हाइड्रोजन को विस्थापित हटा सकता है और कौन नहीं हटा सकता है, उससे आप जान सकते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इसको आप नोट कर लेंगे। इसका एक ट्रिक है याद करने का। अभिक्रियाशीलता या सक्रियशीलता जो भी है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको बोल सकते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसमें क्या होता है इसको याद रखें। काना, का, मग, अल्लाह, जाने, फेनी, सन, पीबी, आ, को, हाप। काना, कामग, अल्लाह, जाने, फेनी, सन, पीबी, अकू, हाप। समझ गए? तो क्या लिखा आप देख लें, इधर आपको याद रखने में सुविधा होगी। हमने लिखा काना, का, मग, अल्लाह, जाने, ठीक है। उसके बाद फेनी, सन, पीबी, अकू, हाफ, ठीक है। तो चलिए, इधर नीचे याद नहीं हुआ, कम से कम यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखें, ये हो गया काना, के फॉर, के से हो गया पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन मतलब लोहा, फेरम, निकेल ये है टीन है, एस एन मतलब स्टैनम, पीबी प्लम्बम ये सीसा है, हाइड्रोजन कॉपर मतलब तांबा, मरकरी पारा, ठीक है, और अर्जेंटम ये चांदी है, और ये ऑरम ये सोना है, और ये प्लेटिनम। तो आप देखें, हाइड्रोजन से जो ऊपर है होता क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो ऐसे ऐसे ये बढ़ता है, इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वो है पोटासियम और सोडियम, ये याद रखेंगे। तो पोटासियम सोडियम जैसे जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब अधिक अभिक्रियाशील हैं। लेकिन कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है,
तो कॉपर जो है अपने ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। क्या कोई बीडीओ जो है वो डीसी को हटा सकता है? नहीं। लेकिन डीसी जो बीडीओ है, सीओ है, इसको हटा सकता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। हटा सकता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो हाइड्रोजन को हटा सकता है लेकिन बाकी लोग नहीं हटा सकते हैं। और यही कारण है कि कॉपर पानी से अभिक्रिया जल्दी से नहीं करते, मरकरी नहीं करते, चांदी नहीं करते, सोना नहीं करते, प्लेटिनम नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकेंगे। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है बच्चों? चलिए आगे अब देखते हैं। ये तो हो गया कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा बिंदु कि धातु की अभिक्रिया अब हम लोग कराएंगे तनु अम्ल के साथ। किसके साथ? तनु अम्ल के साथ, और उसमें भी खास करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो फिर क्या बनेगा? बनेगा लवण, मतलब सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। और फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी। समझ गए? यहाँ एक शब्द है तनु। क्या ये तनुप्रिया है या तनुश्री दत्ता है? नहीं। तनु का मतलब होता है पतला, और पतला मतलब पावर कम। जैसे कि होम्योपैथी दवा में होता है 3x कम पावर, 6x उससे ज़्यादा पावर, 30 उससे ज़्यादा पावर, 200 उससे ज़्यादा पावर, 1000 उससे ज़्यादा पावर होता है ना। ठीक उसी तरह अंग्रेजी दवा में आपने देखा होगा कहीं पे 5 mg, 10 mg, 10 mg मिलीग्राम होता है, फिर 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, ये mg मिलीग्राम है। मतलब जो दवा है 1 किलोग्राम दवा में, ठीक है, या फिर जितनी भी मात्रा हो, सारे को मिला करके जितना भी है उसमें से कितना उसका परसेंटेज है, उसी के अनुसार उसका mg बनता है। mg जो है वो पावर को दिखाता है, तो छोटे बच्चों को कम mg का, कम पावर का मिलता है। तो यहाँ पे जो तनु अम्ल है मतलब ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, ठीक है, और पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा बोल सकते हैं। या दूसरी कोई भी चीज़ है तो उसकी मात्रा ज़्यादा है। या फिर जब थोड़े ऊंचे क्लास में जाएंगे तब आप समझेंगे कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जब ज़्यादा होता है, ठीक है, जब इसको पानी में घोलेंगे तो जब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकलता है, देता है, तो उसको सांद्र अम्ल बोलेंगे, और कम मात्रा में जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो उसको तनु अम्ल बोलेंगे, ठीक है। ये आप बाद में जानेंगे। तो धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो फिर लवण बनाती है। जनरली मैंने सामान्य रूप से अधिकांश जो धातुएं हैं वो अभिक्रिया नहीं करती हैं। किससे? क्या होता है चलिए देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सोडियम को लेकर के। सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो सोडियम का क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये क्या है? ये लवण है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ गए? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब यहाँ पर देखें कि सोडियम क्लोराइड ये क्या है। कोई पूछे कि साधारण नमक का क्या सूत्र होता है, जो हम लोग रोज़ खाते हैं, सादा नमक खाते हैं ना, तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। याद रहेगा, सोडियम क्लोराइड ये नमक है, सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट। हिंदी में बोले तो नमक बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट है ये। यदि यहाँ हम लोग पोटेशियम को लेंगे तो भी ये इसी तरह बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2। समझ गए? बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ H2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, 2 हो गया तो यहाँ 2 और फिर यहाँ 2, इसी तरह यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। समझ गए? यदि जिंक की अभिक्रिया भी हम लोग करेंगे HCl के साथ तो फिर जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ गए? तो इसमें ऐसे होता है।
तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुए। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो यहाँ बोलना है कि ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो क्षार से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं करती हैं। धातु जो है वो क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। समझ गए? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ। जैसे यदि हमने लिया सोडियम, उसकी अभिक्रिया करा दी, यहाँ इसको लेते हैं हम लोग जिंक लेते हैं, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, लवण और वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको हम लोग ये सही फार्मूला कर देंगे, ये हो गया सही फार्मूला। ये कैसे बना, या ये फार्मूले जो मैं लिख रहा हूँ ये कैसे बनते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए होम बटन, वीडियो बटन, फिर प्लेलिस्ट बटन, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आप खोजें रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, आपको उसमें मिलेगा कि कैसे तत्वों को याद रखें, कैसे ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता को याद करें, और फिर जो यौगिक होता है सूत्र कैसे लिखें। तो किसी में इस तरह सूत्र हो जाता है, कहीं ZnCl2 हो जाता है, कहीं NaCl हो जाता है। ये क्यों होता है ये आपको वहाँ से मिल सकता है। तो ये सोडियम जिंकेट है और यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त हो गया, तो ये क्या हुआ, ये सॉल्ट हुआ, ये भी लवण है। और इसी तरह हम एल्युमिनियम जो है उसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब क्षार से, तो फिर यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। समझ गए? ऐसे बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे मुक्त होगा। फिर ये कैसे बन गया, तो फिर बोलूँगा कि आप वहीं पीछे जाइए, वहाँ आपको जानने को मिलेगा। समझ गए? तो अब एक सवाल है कि जिंक, एल्युमिनियम, ये सब कैसी धातुएं हैं। ये सब इन धातुओं को कहते हैं कि ये जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड इसका पहले इसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझ गए? ऑक्साइड भी बनता है, हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो जिंक का यदि ऑक्साइड हम लोग लें, जिंक का ऑक्साइड लें, तो जिंक का ऑक्साइड जो है वो क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है और अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए जिंक और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। मतलब जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है। ये धातु में कुछ विशेष तरह की धातुएं होती हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में आज हमने जाना कि जल से अभिक्रिया, फिर अम्ल से अभिक्रिया और क्षार से अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग और अधातुओं के बारे में अब जानेंगे। धातुओं के बारे में हो गया। धातुओं के बारे में 3-4 चीज़ें थी। रासायनिक गुण में पहले भौतिक गुण था, फिर दूसरा रासायनिक गुणधर्म आ गया, उसमें हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देखा, फिर जल से अभिक्रिया करके देखा, फिर अम्ल से अभिक्रिया करवाया, और फिर अंत में क्षार से अभिक्रिया करा करके हमने देखा कि उसमें भी लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम लोग जानेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, वो अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।